अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कोशिश करूंगा आपको ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए तदाबीर या परहेज के बारे में आपको आगाह कर सकूं। मुख्तलिफ अद्वियात जो ब्लड प्रेशर को काबू या कंट्रोल में रखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, इनके बारे में तफसीलात से आपके इल्म में इजाफा कर सकूं। मगर इस लेक्चर में मुकम्मल अद्वियात को कवर नहीं कर सकेंगे, बल्कि इसी लेक्चर के दूसरे हिस्से में बाकी अद्वियात की तफसील मुकम्मल करेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत तवील हो जाएगा। सबसे पहले एहतियाती तदाबीर है, जिसमें सबसे पहले परहेज आता है, और परहेज में सबसे पहला काम जो है नमक का कम से कम इस्तेमाल है। खास तौर पर जिस भी खुराक में सोडियम की मिकदार ज्यादा हो, उसका कम से कम इस्तेमाल इंतहाई जरूरी है। जिस तरह कंपनियों के बनाए गए चिप्स, समोसे, बर्गर्स, शवारमे वगैरह दिल की सेहत पर काफी नामुनासिब असर डालते हैं। इसी तरह तेल या ज्यादा घी वाले मुरगन खाने, देसी घी वाले पराठे, अंडों की जर्दी, हलवा पूरी या शीरे से भरपूर मिठाइयाँ, समोसे, पकौड़े या हद से ज्यादा मिर्च मसाले वाले खाने, या हर वो खुराक जिससे जिस्म में नुकसान चर्बी या कोलेस्ट्रॉल में इजाफे की वजह बनने वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम से कम किया जाना चाहिए। दूसरी अहम बात, रोजाना की वर्जिश और हर सुबह वॉक करना जिस्म के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफी मुफीद साबित होता है, वरना सुस्त रवैया मोटापे और खून की रगों में खून की रवानी का मुतासिर होने का सबब बनता है और दिल पर मुज़र असरात का बाइस बनता है। याद रखिएगा कि अगर खून की रगों में खून का बहाव की रवानी जो है अगर मुतासिर हो, तो रगों में खून का जम जाना, जिसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं, या खून की रगों की दीवारों में मुदरे से चर्बी का कोलेस्ट्रॉल जिसे कहा जाता है कि तय का जम जाना अमल शुरू हो जाता है, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ये दोनों सूरतों में कोई भी खून की रग में खून का बहाव रुक सकता है, या खून की रग में खून का गुजरने का रास्ता तंग पड़ सकता है, जिसका खमियाजा फिर दिल को भुगतना पड़ता है, क्योंकि तंग रास्ते से खून को धक्का देने के लिए दिल के पट्टों पे शदीद जोर पड़ता है। अब हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की अद्वियात के बारे में। याद रखिएगा कि हर एलोपैथिक दवाई की कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होता है, जिसका खास तौर पर ख्याल रखना पड़ता है। खसूसी तौर पर हर इंसान की सेहत की कंडीशन दूसरे से मुख्तलिफ होती है, जिसकी वजह से एक बात निहायत अहमियत की हामिल है कि अगर एक दवाई एक मरीज के लिए अहम है, तो ये लाजमी नहीं कि दूसरे मरीज के लिए उसी तरह का मर्ज जो उसी तरह के मर्ज में मुब्तला हो वही दवाई जरूरी हो। जबकि कोई दवाई दी जाती है तो उस वक्त मरीज के दिल की मौजूदा हालत, मरीज के खून में कोलेस्ट्रॉल का तनासुब, मरीज के जिगर, मैदे, गुर्दे और फेफड़ों की हालत को मद्देनजर रखते हुए दवाई की टाइप का चुनाव किया जाता है। इसके बाद मरीज के वजन, मरीज की उम्र, कदोकामत को मद्देनजर रखते हुए दवाई की मिकदार और एक दिन में इस्तेमाल की तादाद का तयन और इस्तेमाल के तरीके कार का तरीका वज़ा किया जाता है। यानी कि दवाई इंजेक्शन के जरिए लगाई जाए या खाने से पहले या बाद में खाई जाए, और दिन में कितनी दफा इस्तेमाल की जाए और कितने दिनों तक इस्तेमाल की जाए, इन चीजों का तयन इंतहाई जरूरी है। ब्लड प्रेशर की अद्वियात बहुत इकसाम की हैं, मगर इस वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि 4 सबसे अहम दवाइयों के ग्रुप पर रोशनी डालूं। इन अद्वियात को इनके जिस्म के निजाम पर असर करने के तरीके कार पर एक दूसरे से 4 मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम किया गया है, जबकि बाकी अद्वियात के बारे में आगे आने वाली वीडियो में तफसील से बात करेंगे। इन 4 ग्रुपों के नाम कुछ यूं हैं। पहला ग्रुप एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है, दूसरा ग्रुप एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, तीसरा ग्रुप बीटा ब्लॉकर है, और चौथा ग्रुप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। अब यहाँ पे एक चीज समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ब्रांड नेम और जेनरिक नेम में फर्क क्या होता है। जो दवाइयों के अक्सर नाम देखते हैं, होती एक ही चीज है मगर मुख्तलिफ नामों से मार्केट में पाई जाती है। याद रखिएगा कि दवाइयों को मेडिकल की इस्तेलाह में जेनरिक और ब्रांड के नामों से पढ़ाया जाता है। जेनरिक नाम दवाई का असली नाम होता है, यह दवाई के किस केमिकल की बनी हुई है, इस केमिकल के नाम को जेनरिक नाम कहा जाता है। समझाने के लिए आपको किसी भी मार्केट की प्रोडक्ट की मिसाल ले सकते हैं, जैसे किसी डबल रोटी की मिसाल लीजिए। ये मार्केट में वीटा ब्रेड, वंडर ब्रेड, डॉन ब्रेड के नाम से आती है, मगर अंदर सब डबल रोटी ही होते हैं। ये वंडर, वीटा, डॉन ब्रेड के नाम है, जबकि जेनरिक तौर पे सारी डबल रोटी ही मौजूद है। यानी कि कंपनी नाम जो है वंडर, वीटा, डॉन है, मगर अंदर से सब डबल रोटी ही है। इसी तरह जो दवाई का असल केमिकल होता है इसे जेनरिक नाम कहा जाता है, जबकि एक दवाई जिसका एक ही जेनरिक केमिकल
या सॉल्ट कोई टाइप होती है, वो मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ ब्रांड के मुख्तलिफ नामों से मार्केट में मिलती है। इसकी अगर अद्वियात में मिसाल देखें तो जेनेरिक दवाई एस्पिरिन की मिसाल लीजिए, ये एस्कार्ड के नाम से, डोपरिन के नाम से, या एस्पिरिन वगैरह के मुख्तलिफ ब्रांड के नाम से आती है और हर ब्रांड मुख्तलिफ कंपनी का होता है, मगर इनकी दवाई का केमिकल या जेनेरिक नाम एक ही होता है। अब हम पहले ग्रुप की बात करते हैं जिसे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं। असल में इंसान के गुर्दों से ये केमिकल निकलता है जिसे रेनिन कहते हैं। ये खून में मौजूद एक केमिकल एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में तब्दील कर देता है। एंजियोटेंसिन 1 के ऊपर एक एंजाइम जिसे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहते हैं एंजियोटेंसिन 1 पर असरअंदाज होता है और इसे एंजियोटेंसिन 2 में तब्दील कर देता है। ये केमिकल जिसे एंजियोटेंसिन 2 कहते हैं जिसम में ब्लड प्रेशर बढ़ने में बहुत अहम किरदार अदा करता है और इसमें खून के रोगों से बढ़ना सबसे अहम है और इसका गुर्दे पर असर होता है। अब इस जगह पे हम दवाई के इस ग्रुप के नाम से ही पहचान लेते हैं जिसे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं। इस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को अपने काम करने से ये दवाई रोक देती है, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 2 केमिकल जिस्म में बनना रुक जाता है और इस वजह से जिस्म को ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। अब इस ग्रुप में चंद केमिकल, ये जेनरिक जो दवाई का असल केमिकल है उसके नाम के मुख्तलिफ केमिकल पाए जाते हैं जो मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ ब्रांड के नामों के साथ मार्केट में पाए जाते हैं, जिनकी तफसीलात आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इन केमिकल्स के नाम कुछ यूं हैं: कैप्टोप्रिल, लिजिनोप्रिल, रेमिप्रिल, एनालाप्रिल वगैरह। आप ये मुकम्मल तफसीलात स्क्रीन पर चलती स्लाइड में भी देख सकते हैं। ये जो इस ग्रुप के केमिकल के जेनेरिक नाम आप देख रहे हैं, इनमें से चंद केमिकल के ब्रांड के नाम जो आजकल बहुत चलते हैं, इनके नाम कुछ यूं हैं। जैसे कि कैप्टोप्रिल का ब्रांड का नाम कैपोटिन है और ये जुबान के नीचे रखवाई जाती है ताकि ब्लड प्रेशर फौरी तौर पर कम हो। और ये दवाई 3 मुख्तलिफ स्ट्रेंथ के 3 मुख्तलिफ केमिकल की कंसंट्रेशन में आती है, जैसे 12.5 मिलीग्राम, 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम की टैबलेट में मौजूद होती है। इसी तरह लिजिनोप्रिल जेस्ट्रिल के मुख्तलिफ कंसंट्रेशन से आती है और इसका नाम जेस्ट्रिल होता है और ये 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम की मुख्तलिफ ताकतों में आती है। इनकी तफसीलात आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये सिर्फ 2 मिसालें आपको समझाने के लिए दी गई, जबकि इस ग्रुप में और भी केमिकल के नाम पाए जाते हैं। और ये बात इंतहाई अहम है कि हर केमिकल की एक मखसूस ज्यादा से ज्यादा मिकदार की हद मुकर्रर होती है। अगर इस मिकदार से ज्यादा दवाई दी जाए तो ये काम भी दिल पर और पूरे जिस्म के लिए इंतहाई मुदर सेहत है। इसलिए हर दवाई की मिकदार सिर्फ इंसान की मौजूदा सूरत हाल को देख कर ही की जाती है और याद रखिएगा कि हर इंसान की सूरत हाल दूसरे से मुख्तलिफ होती है। इसीलिए हर एक की डोज दूसरे से मुख्तलिफ रखी जाती है, क्योंकि हर इंसान का निजाम सिस्टम दूसरे से मुख्तलिफ होता है, ये कभी एक जैसा नहीं होता। एक बात जो सबसे अहम है वो इन दवाइयों की साइड इफेक्ट या मनफी असरात होते हैं। सबसे पहली चीज हल्की सूखी खांसी है जो आमतौर पर चंद हफ्तों बाद दवाई के शुरू करने के बाद शुरू हो जाती है। दूसरी, दवाई देने की इब्तदाई दिनों में गुर्दों पर मनफी असरात का मुरतब होना है, जिसकी वजह से फेल होने के करीब गुर्दों में जो गुर्दे फेल हो रहे थे खासतौर पे, इन अद्वियात के इस्तेमाल में इंतहाई एहतियात बरतनी चाहिए। मगर ये बात भी अहम है कि आम लोगों में गुर्दे जल्दी दवाई के आदी हो जाते हैं और दवाई के साथ वापस अपनी नॉर्मल हालत में आ जाते हैं। मसला ऐसे कि शुरू में गुर्दे के ऊपर काफी जोर पड़ता है, मगर बाद में गुर्दे इस दवाई के आदी होने लग जाते हैं और वापस नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। तीसरी चीज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है, जिसका मतलब ये है कि अगर इंसान लेटने या बैठने रहने के बाद फौरन खड़े होने के बाद ऊपर खड़े होने के लिए उठे, यानी कि लेटा हुआ है या बैठा हुआ है और फौरन उठे उस वक्त, तो उस वक्त खून के जिस्म में बहाव जिस्म के निचले हिस्से की तरफ चला जाता है, यानी कि खून का बहाव जिस्म के निचले हिस्से की तरफ पैरों की तरफ जा रहा होता है और सर की तरफ खून का बहाव कम होने की वजह से इंसान को चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि खून का बहाव सिर की तरफ कम हो गया। चौथी बात एंजियोएडिमा है, जिसका मतलब जिस्म की चमड़ी के नीचे पानी का जमा हो जाना है, जिसकी वजह से सोजिश हो जाती है। ये आम लफ्जों में एडिमा कहलाया जाता है, जो कि जिस्म में सोजिश होने की एक टाइप है।
5वीं बात, जिस्म में पोटेशियम की मिकदार अपनी मखसूस हद से ज्यादा हो जाना है, जिसका मनफी असर दिल पर पड़ सकता है। याद रखें, दिल की धड़कन के अंदर पोटेशियम और सोडियम के लेवल का बहुत किरदार है। अब इन अद्वियात की कंट्राइंडिकेशन भी है, या इन अद्वियात का इस्तेमाल चंद मौकों पर सख्ती से मना किया जाता है। जैसे हमल के दौरान ये अद्वियात सख्ती से मना है, क्योंकि ये पेट में बढ़ते हुए बच्चे के लिए बहुत ही शदीद मुज़र सेहत है। इसके अलावा अगर गुर्दों की तरफ जाने वाली खून की रग में खून के बहाव में कोई रुकावट आ जाए, जिसे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस कहते हैं, ये अगर इंसान को किसी चीज से एलर्जी हो या खास तौर पर इन मखसूस ग्रुप वाली अद्वियात से एलर्जी हो, तो इन अद्वियात का इस्तेमाल इन औकात में सख्ती से मना है। आखिरी जगह जिस्म में मौजूद सोजिश है। अगर जिस्म में दवाई देने से पहले से ही सोजिश मौजूद हो, तो इस ग्रुप की अद्वियात का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेक्चर थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो जिसकी वजह से मैं इस लेक्चर का इख्तिताम यही करता हूँ, मगर ये बात खुसूसी तौर पे याद करवाना चाहता हूँ कि आप बाकी इस सारी अद्वियात के जो रह गई हैं अगले लेक्चर में मुकम्मल करेंगे। उम्मीद है आपका साथ रहेगा। अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा और जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज।